बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अ, जो हाइपरटेंशन का एक टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था, एसटीएन हाइपरटेंशन को, उसी की एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको एंटी हाइपरटेंशन जो ड्रग्स थी वो करवाई थी, और आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट भी है कि आपने वो ड्रग्स एज इट इज़ जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं उस तरह से मुझे सेंड करनी है लिख के, और साथ में आपने ये करना है कि जो इमरजेंसी में यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं उनकी तो मैंने आपको प्री डोजेज बताई हुई हैं, उनको आपने अपने बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे सेंड करना है। और रिमेनिंग जो ड्रग्स हैं उनका उनकी जो डोज है वो आप मुझे सर्च करके उनके ऊपर कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, आपकी मर्ज़ी, या डायरेक्ट आप उठाते हैं गूगल से या किसी बुक से, तो आपने वो मुझे जो है उनकी एक असाइनमेंट बना के सेंड करनी है। ठीक है, और फिर आपकी असाइनमेंट्स को देखते हुए फिर मैं उनके ऊपर लेक्चर दूंगा। ठीक है, आपका जो टेस्ट है उसका के ऊपर रिस्पांस मैं आज नहीं दूंगा, कल उसके ऊपर जो है वो मैं रिस्पांस दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक एनेस्थीसिया कंसिडरेशन। आज हमने देखनी है पेरी ऑपरेटिव आउटकम्स आर रिलेटेड टू द stages of the hypertension and procedure to be carried out. Elective cases with the hypertension should be postponed until the blood pressure become normal। ठीक है, अच्छा बच्चों, जो हाइपरटेंशन है उसके अंदर जो आउटकम्स आपके आ सकते हैं, एक मिनट में स्लाइड निकाल लो। आउटकम जो हो सकते हैं इसके अंदर हाइपरटेंसिव ड्रग के हाइपरटेंसिव पेशेंट के जो आउटकम्स होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो स्टेज जो है वो कौन सा चल रहा है हाइपरटेंशन का। ठीक है, तो मैंने पीछे आपको हाइपरटेंशन की कुछ स्टेजेस बताए थे कि ये नॉर्मल बीपी है, हाई नॉर्मल बीपी है, फिर उसके बाद जो है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उसके साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एक होती है, वो ट्रू मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसके अंदर पेपिलोडेमा और एंसेफेलोपैथी साथ में पेशेंट को हो रही होती है। तो अब अगर डेफिनेटली अगर पेशेंट जो है माइल्ड स्टेज के ऊपर है या हाई नॉर्मल बीपी के साथ है, जो कि नॉर्मली आपका पेशेंट जो एंजाइटी की वजह से इंक्रीज कर रहा होता है, तो डाइट वुड बी मैनेजेबल, वो एनेस्थीसिया के दौरान मैनेजेबल होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर है या सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर है, लेकिन उसके साथ जो प्रोसीजर होना है वो माइनर किस्म का प्रोसीजर है, यानी जैसे नेल रिमूवल वगैरह हो गया, उसके अलावा जो है वो लोकल में होने वाला कोई केस हो गया, या लिम्फ की कोई सर्जरी होगी, यानी कि माइनर केस अगर है तो उसके आउटकम्स एज़ कम्पेयर टू बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द सीवियर के मेजर जो है वो क्रिटिकल केस या सीवियर केस होता है, या उसके साथ जो है सीवियर किस्म की अगर आपकी हाइपरटेंशन है उनके अंदर। ठीक है, तो ये एवेलुएट करना होता है जब भी हम हाइपरटेंशन के अंदर इलेक्टिव सर्जरी को लेते हैं। इलेक्टिव सर्जरी से मुराद है कि शेड्यूल्ड सर्जरी अगर लेते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट का हाइपरटेंशन लेवल क्या है और साथ में केस कौन सा देख रहे हैं। ठीक है, केस कौन सा हो रहा है उससे को देख के हम इलेक्टिव सर्जरी हाइपरटेंशन के अंदर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी केस जो होता है वो तो हमें करना ही होता है, लेकिन उसके अंदर भी हम जो है रेशो देखते हैं। अगर कोई ऐसा क्रिटिकल केस है जिसके अंदर सर्जरी किए बगैर पेशेंट मर जाएगा और हाइपरटेंशन के साथ सर्जरी करने में चांसेस हैं कि बच भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, तो वी विल टेक रिस्क, हम रिस्क ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लियर है कि भाई पेशेंट का बीपी और केस इस लेवल पे है कि पेशेंट जो है वो सेव करना मुश्किल है, तो वी विल टेक चांस बट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड हिज आर अटेंडेंट, कि हम चांस तो लेंगे बाय द मेडिकल एथिक्स, लेकिन उसके ऊपर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म का एक जो है वो कंसेंट होगा जो पेशेंट की तरफ से होगा। ठीक है, तो यानी कि इमरजेंसी केस को हमने हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी नॉर्मल नी मेंटेन करना होता है। ठीक है जी, तो दूसरी अब ये है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन आप इसके अंदर किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ है हिस्ट्री को हम आगे देखेंगे डिटेल के अंदर। इसी तरह फिज़िकल एग्जामिनेशन है, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन आप देखेंगे क्या क्या है, और फिर लेबॉर्ट्री जो है वो आप देखते हैं कि लेबॉर्ट्री टेस्ट कौन कौन से हैं, और प्री मेडिकल
कंडीशन या प्री मेडिकेशन आप देखते हैं, ये वो सारे फिर हैं जो आगे हमने डिटेल में स्लाइड में देखना है, और जो हम ऑपरेशन स्टार्ट होने से बिफोर यानी कि पहले जो है वो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं जी कि हिस्ट्री के अंदर क्या है। सबसे पहले आप देखते हैं सवियरिटी। सवियरिटी किसकी जी? हाइपरटेंशन की देखते हैं सवियरिटी के ब्लड कितना ज़्यादा सवियर है, यानी कि वो माइल्ड स्टेज के ऊपर है या वो मॉडरेट के अंदर है, वो इसके अंदर या सीवियर स्टेज के अंदर है, या वेरी सीवियर स्टेज के अंदर है, या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। ये सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ ड्यूरेशन देखते हैं कि ड्यूरेशन कितना है, वो एक्यूट है या क्रोनिक है। ये चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि एक्यूट हाइपरटेंशन, फिर हम ये भी देखते हैं कि कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, कि भाई ड्रग से ये मेंटेन होता है या नहीं होता। साथ में हम चेस्ट पेन देखते हैं, कि चेस्ट पेन देखते हैं हम इसलिए कि हाइपरटेंशन की वजह से कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो साथ में नहीं है। ड्रग थेरापी देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो ड्रग को यूज़ कर रहा है। हम पीछे ड्रग्स पढ़ के कि कौन कौन सी उनमें से ड्रग्स में मेंटेन कर रहा है, बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर रहा है, एंजियोटेंसिन क्विनोटिन एंजाइम इनहिबिटर यूज़ कर रहा है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ कर रहे हैं। जो भी ड्रग हम देख रहे हैं कि वो इनमें से किस रेजीम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस की भाई एक्सरसाइज यानी कि चलने फिरने से नॉर्मली इसका बीपी हाई हो जाता है या मेंटेन रहता है। और फिर हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि इसके साथ कोई एमआई तो नहीं है, रीनल फेलियर तो नहीं है, सीबीए वगैरह का या पैरालिसिस का कोई अटैक तो नहीं हुआ होगा। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन देखने के बाद पोस्ट ड्यूरल लाइट अटेंडेंस हम पहले देखते हैं कि आपका पहला जो है ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, कि प्रीवियसली आपको कोई ऑपरेशन आपका या एनेस्थीसिया एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ। और पोस्ट जो है वो पोस्ट एनेस्थीसिया जो है वो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होता। और उसके बाद जो पोस्चरल हेडेडनेस भी आप देखते हैं। ठीक है। पोस्चरल हेडेडनेस के अंदर क्या है कि भाई आप जब उठते हैं, बैठ के उठते हैं, तो आपको सर में दर्द तो नहीं होता, करवट लेने से आपको सर में दर्द तो नहीं होता, हेड डाउन या हेड अप करने में आपको सर का दर्द नहीं होता। ये पोस्चर यानी कि जो नॉर्मल आपका पोस्चर है वो चेंज करने से आपको प्रॉब्लम तो नहीं होता। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम देखते हैं, और डिपेंडेंट एडिमा एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स वगैरह हम देखते हैं कि यहाँ आँखों के गिर्द जो है वो उसको स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, या ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे सामने। ठीक है। ये हिस्ट्री देखने के बाद आप उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। ठीक है। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है ना, आप इस पेशेंट के अंदर उसकी लुक देखेंगे। ठीक है। ठीक है। लुक देखने के बाद आप क्या करते हैं कि डेफिनेटली आपके जो नॉर्मल रूटीन एयरवे असेसमेंट है वो करेंगे। एयरवे असेसमेंट के बाद फिज़िकल अपीयरेंस के बाद यानी कि चेस्ट मूवमेंटली वगैरह, ओबेसिटी लेवल देखेंगे। ये चीज़ें देखने के बाद आप क्या करेंगे कि उसकी जो है वो एडिमा देखेंगे कि आइज़ के गिर्द एडिमा वगैरह तो नहीं है, टोज़ का एडिमा वगैरह देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें साथ में लाजमी होती हैं इसको चेक करने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है। सिमिलरली आप जो है वो उसके बाकी चीज़ें जो आपकी पेशेंट की नॉर्मल ओरल कैविटी को शो करेंगी वो चीज़ें देखेंगे। आपको मालम पट्टी ग्रेड पढ़ाया हुआ है, मालम पट्टी ग्रेड जो है वो कंप्लीट आप देखेंगे। ठीक है। ये चीज़ें देखने के बाद फिर आप पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर जो है रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर इंटरवल। ठीक है। और रिकॉर्ड बिफोर बीपी एंड द स्पाइन एंड स्टैंडिंग पोजीशन, क्योंकि आपका पेशेंट जो है, कभी भी मैंने आपको कहा था ना कि आप हाइपरटेंशन को सिंगल रीडिंग के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते। और इसी तरह से आप जो है सिंगल पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड के ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इसको डिसाइड नहीं कर सकते। पेशेंट या तो सिटिंग पोजीशन के अंदर हो, पहले इसकी सिटिंग पोजीशन के अंदर बिठा के बीपी लें, फिर उसके बाद जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर लें, फिर जो है वो लेंग पोजीशन में यानी कि सिटिंग, स्टैंडिंग और उसके बाद जो है वो लेंग, तीनों पोजीशन के अंदर आप उसका बीपी देख के देखेंगे कि बीपी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है इसकी पोस्चर चेंज से। ठीक है। डोपलर टेस्ट फॉर द क्रिटिकल आर्टरीज कॉर्टिकल आर्टरीज डेट आइडेंटिफाई द कॉर्टिकल डिजीज़। ठीक है। साथ में आप डोपलर टेस्ट कराएंगे और चेक फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर या एमआई का केस आप देखेंगे। माइकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह तो नहीं है, ये सेव या कुछ स्ट्रोक वगैरह का तो साथ में हुआ कंप्लीट, इसके साथ पैरालिसिस वगैरह तो नहीं चल रही, ये चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है जी।
तो लेबॉर्ट्री टेस्ट कुछ बेसलाइन बेसिक टेस्ट हैं, ठीक है, और कुछ फिर जो है वो स्पेसिफिक भी टेस्ट आ जाते हैं, ये केस स्पेसिफिक टेस्ट आ जाते हैं। जैसे आप पेशेंट को जो है वो ब्लड CBC, RFTs, LFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो, इसके बाद जो है वो BSR फास्टिंग एंड रैंडम दोनों करवाएंगे। उसके बाद हेपेटाइटिस प्रोफाइल करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे, ये एज स्पेसिफिक हो जाते हैं। पेशेंट जो है वो अगर मोर देन 45 to 60 जो है 50 से अबव है तो ये लाजमी होते हैं, ठीक है, हर केस के अंदर। ECG और एको वगैरह, सीरम क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइज, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरमैग्नीसीमिया एंड आल्सो मायोर्ड, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। और उसके बाद साथ में हम क्या देखते हैं, इन चीज़ों को देख लेने के बाद हम जो है फिर केस स्पेसिफिक टेस्ट देखते हैं कि जो है वो इसके अंदर हम पेशेंट को जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे। ये उसके अलावा जो है वो PT जो है वो करवाएंगे पेशेंट की। और ये चीज़ें जो है वो लैब के अंदर ये सारी की सारी एक पेशेंट के लिए मेंटेन करना लाजमी आती है, ठीक है। और उसके बाद आप प्री मेडिकेशन देखें तो प्री मेडिकेशन इज़ डन टू रिड्यूस द प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। इन पेशेंट के अंदर एंजाइटी और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर एंजाइटी और हाइपरटेंशन होगी तो वो मज़ीद हाइपरटेंशन को एंजाइटी और अगर होती है कोई दूसरे थ्रेट वगैरह, उसको पेन वगैरह होता है तो इसको इंक्रीज़ करने से ये इसकी परसिस्टेंट जो हाइपरटेंशन होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और मज़ीद वो जो है वो कॉम्प्लिकेशन काज करा सकती है, ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन ऑफन रिजॉल्व फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट सच एस मिडाजोलम। तो मिडाजोलम जो है क्योंकि पेशेंट को सिडेट कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा, टेंशन भी उसकी ख़त्म हो जाएगी, फियर भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगी कि उसका माइल्ड टू मॉडरेट जो हाइपर टेंशन होती है वो केस उसका रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन फॉर द हाइपर टेंशन शुड बी कंटिन्यू टिल द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी। अच्छा, वैसे हम मतलब मिडनाइट को जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन जो है वो हम पेशेंट को क्लोज़ कर देते हैं, उसकी NPO मेंटेन करते हैं, नील पर ओरल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है उसको टिल द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी हम कहते हैं कि विद वन सिप ऑफ वाटर, एक गिलास पानी के एक घूंट पानी के साथ आपने अपनी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने लाजमी लेनी है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद देखें कि इंट्रा ऑपरेटिव जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस पेशेंट के अंदर आप इंटूबेशन करते हैं, ठीक है। इंटूबेशन के लिए आप ETT लेड टू द हाइपरटेंशन फॉलोइंग विद द हाइपरटेंशन इंटूबेशन ETT इंटूबेशन लीड टू द हाइपरटेंशन फॉलोइंग द हाइपरटेंशन टू ओवरकम द हाइपरटेंसिव रिस्पांस द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज, ठीक है जी। अच्छा, इनके अंदर इस बेसिकली क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जब ETT इंटूबेशन हम करते हैं तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर सडन BP ड्रॉप भी होता है, ठीक है। और आपको पता ना कि हम एक इसके अंदर ये होता है कि BP सडन ड्रॉप भी हो सकता है और इंक्रीज़ भी हो सकता है। और जो हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है उसका सडनली BP ड्रॉप नहीं करना होता बल्कि ग्रेजुअल ड्रॉप करना आता है BP, क्योंकि आपका बॉडी एक मैकेनिज़्म के मुताबिक सेट पॉइंट क्रिएट कर लेता है। जब उसको एक अरसे तक इंक्रीज ब्लड प्रेशर मिल रहा होता है तो जब सडनली आप उसका BP डाउन करेंगे तो वो क्या करेगा कि उसकी साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लिहाजा इसके अंदर आपने सडनली इसको ड्रॉप नहीं करना होता बल्कि ग्रेजुअल ड्रॉप करना होता है, चाहे आपके एनेस्थीसिया के अंदर हो या एनेस्थीसिया से बाहर हो, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव रिस्पांस जो है आपने इन टेक्निक के ज़रिए काम करना होता है, ठीक है। हाइपरटेंसिव भी और हाइपरटेंसिव दोनों रिस्पांस को आपने जो है मेंटेन करना होता है। डिफनिंग एनेस्थीसिया विद द पोटेंशियल वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट। अच्छा, ये जो मैंने कह रहा हूँ ना कि इसके बाद हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है, तो हाइपोटेंसिव इफेक्ट यानी कि BP का ड्रॉप होना जो होता है ये टेम्पररी होता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता कि वो थ्रू आउट द आपके एनेस्थीसिया के दौरान चलता रहेगा, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म होगा, उसको आपने प्रिवेंट करना होता है, ठीक है जी। यानी कि दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होती है। दो चांसेस होते हैं, हाइपरटेंशन की भी हाइपोटेंशन की भी, दोनों के ऊपर आपने नज़र रखनी होती है, ठीक है। इंटूबेशन
उससे पहले डेफिनेटली आप इसको जो है वो देंगे इंडक्शन एजेंट। तो इंडक्शन एजेंट के अंदर आप केटामीन को हरगिज़ नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये बीपी को मज़ीद इंक्रीज़ करती है। आप इसको प्रोपोफॉल देंगे, ठीक है। अब प्रोपोफॉल भी क्योंकि क्या होता है, पेन काज करता है, तो पेन भी बीपी को इंक्रीज़ कर सकता है। तो लिहाजा आप प्रोपोफॉल देने से पहले IV लिग्नोकेन देते हैं, या लिग्नोकेन को आप मिक्स कर देते हैं किसके साथ, प्रोपोफॉल के साथ मिक्स करके इस पेशेंट को देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेन भी कंट्रोल होता है। और क्योंकि ये वेज़ोडाइलेशन कर देता है, वेज़ोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो इंटुबेशन आप इस पेशेंट के अंदर लेस देन 15 सेकंड करेंगे, ठीक है जी। ये टिपिकली आपने याद रखना है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर जो इंटुबेशन होती है वो लेस देन 15 सेकंड होती है। 15 मिनट के अंदर आपने जो है वो इसको अचीव करना होता है। प्रोलॉन्ग इंटुबेशन जो लारिंजोस्कोपी जो होती है उसको आप कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा देर तक आप जो है लारिंजोस्कोप उसकी बॉडी के अंदर नहीं रख, थ्रोट के अंदर नहीं रखते, और जर्क आप क्रिएट नहीं करते। लारिंजोस्कोप को जो है विद फोर्सफुली ऊपर आप नहीं उठाते, जिसकी वजह से यानी कि मिनिमाइज़ करते हैं आप एनी काज ऑफ द स्ट्रेस रिस्पांस, ठीक है। कोई भी ऐसा काज जो स्ट्रेस रिस्पांस क्रिएट करता हो आप क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। पेशेंट को आप मिडाजोलाम दे के सुलाएंगे पहले, फिर उसको ऑक्सीजनेट करेंगे। ऑक्सीजनेशन से जो है बीपी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आपके पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है तो उसको आपने ऑक्सीजन देनी होती है ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इंटुबेशन करने से पहले पेशेंट को लिग्नोकेन देंगे IV, और उसके बाद प्रोपोफॉल दे देंगे, या लिग्नोकेन को प्रोपोफॉल के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। 2.5 जो है वो आपके पास टोटल होता है प्रोपोफॉल, उसकी डोज है। तो आप 1.5 जो है वो क्या करते हैं, लिग्नोकेन मिक्स करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बीपी को वेज़ोडाइलेशन करके मेंटेन करेगा और पेन भी मेंटेन करेगा। इंटुबेशन ऑफ लेस देन 15 सेकंड के अंदर अचीव करते हैं, और लेस देन 15 सेकंड भी किस तरह से कि आप प्रोलॉन्ग लारिंजोस्कोपी नहीं करते, सिंगल अटैम्प्ट के अंदर आप जो है वो इंटुबेशन करने की कोशिश करते हैं, रिपीटेड अटैम्प्ट्स नहीं करते, क्योंकि ये बीपी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इंटुबेशन जब आपने कर ली और नॉर्मल साइज़ से थोड़ा जो है वो आप कम जो है वो ETT रखेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेस रिस्पांस क्रिएट नहीं करेगी। और साथ ही में आप क्या करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो आप बैलून होता है इसका ETT ट्यूब का, जो कफ का बैलून होता है, उसको आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर एयर या नॉर्मल सलाइन नहीं भरेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे, ताकि इसकी वजह से भी स्ट्रेस रिस्पांस ना हो। यहाँ पे इसकी स्लाइड नहीं बनी हुई है इंटुबेशन के रिलेटेड, मतलब इसके लिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिर क्या है जी, डिपिंग एनेस्थीसिया विद पोटेंशियल वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट। आपने पोटेंशियल वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट के साथ इसको मेंटेन करना है, ठीक है। डीप रखना है एनेस्थीसिया, डीप रखने से बीपी ज़्यादा नहीं होता। बीपी अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो आप वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बीपी मेंटेन हो जाता है। एडमिनिस्टर बोलस ऑफ द ओपियाइड फेंटेनल 2.5 to 5 माइक्रोग्राम per body kg weight, fentanyl 0.5 to 1 microgram per body kg weight, and remifentanil 0.5 to 1 माइक्रोग्राम पर बॉडी kg weight, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या करते हैं कि ये ओपियाइड की मदद से इसको मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप जो है वो एडमिनिस्टर द लिग्नोकेन 1.5 मिलीग्राम पर बॉडी kg weight IV इंट्राथेकली और टॉपिकली, ठीक है। तो आप इंटुबेशन करते हुए इसको IV भी दे सकते हैं, और इन द थ्रॉट भी है जो है वो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और एनाल्जेसिक को मेंटेन करने के लिए इंट्राथेकली भी आप जो है वो इसको भी दे सकते हैं, और इंट्राट्रैकियल जो है वो आप इसको छिड़क सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। और अचीव द बीटा एनर्जिक ब्लॉक विद द स्मॉल 0.3 to 1.5 मिलीग्राम पर बॉडी kg weight, एंड मीटोप्रोलोल 5 to 20 मिलीग्राम पर बॉडी kg weight, ठीक है। हाइपरटेंशन इनको डिक्रीज़ करने के लिए आप ये कर सकते हैं। अवॉइड द प्रोलॉन्ग लारिंजोस्कोपी। प्रोलॉन्ग लारिंजोस्कोपी का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये नहीं करना, ठीक है जी। तो उसके बाद मेंटेनेंस आप कैसे करेंगे, आपने जो है वो मैं पहले बताऊँ कि केटामीन को हरगिज़ यूज़ नहीं करते आप इसके अंदर। इसके मेंटेनेंस के अंदर ओपियाइड नाइट्रस ऑक्साइड वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट आर बेटर टू मेंटेन द एनेस्थीसिया। डीप एनेस्थीसिया मेंटेन करने के लिए आप ये कर सकते हैं पेनिक्रॉनियम एंड्रोक्रेनियम और रिलैक्सेंट, यानी कि जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा वो जो है वो इसके अंदर
प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। जिससे रोकनिन का एट्राकोरियम प्रोनक्रोनिन का लेस देन 30 यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन जो है वो आर इक्वल टू 35 मिनट होता है, तो ये हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। कीप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। अच्छा, मोस्टली ओटी के अंदर जो पेशेंट होता है तो उसके अंदर बंदा इतना केयरलेस हुआ होता है कि केस बड़ा हुआ है तो कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो दो मॉनिटर अलार्म देगा तो तभी हम जो है वो रिस्पांस करते हैं। लेकिन इस पेशेंट के अंदर आपने नहीं रखना ऐसा, आपने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है कि वीपी जो है वो पेशेंट का मेंटेन रहे। ज़रा सा भी ऊपर जाए तो आप जो है वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट को खोल दें ताकि आपके पेशेंट का बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, ठीक है जी। सिमिलरली फर्स्ट ऑपरेटिव क्या है, क्लोज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, ठीक है जी। कंट्रोल रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज, एंजाइटी, पेन, वॉल्यूम ओवरलोड एंड ब्लैडर डिस्टेंशन। अच्छा, इसके अंदर बाकी चीज़ें तो तकरीबन आपको पता ही हैं कि एंजाइटी होगी तो एंजाइटी जो है वो बीपी को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और पेन होगा तो ये भी इंक्रीज़ करती है, वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो ये भी। अब ब्लैडर डिस्टेंशन, अब मोस्टली जो अगर आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया भी आपने पेशेंट को दिया हो ना तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर भी पेशेंट का ब्लैडर जो है वो रिटेन हो जाता है, डिस्टेंशन हो जाती है, यूरिन आउटपुट जो है वो नहीं होता, ठीक है। अब यूरिन जब आउटपुट नहीं होगा तो बेसिकली ब्लैडर जो है वो नॉर्मल साइज से डिस्टेंट हो जाएगा और पेन क्रिएट करेगा और जो है वो एंजाइटी क्रिएट करेगी, तो इसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ होता है। ये हमने जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव कंट्रोल करना होता है। और हाइपरटेंशन कंट्रीब्यूटिंग काज शुड बी कंट्रोल्ड। कोई भी जो हाइपरटेंशन कंट्रीब्यूटिंग काज हो, फियर हो, एंजाइटी हो, एजिटिनेस हो, बंदा इरिटेट हो रहा हो तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। और एक चीज़ और कि पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो अपने पेशेंट को अपनी ऑक्सीजन मेंटेन करनी है, सफ्लेशन के ज़रिए उसको मास्क लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर जब तक क्योंकि ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन जो है वो हाई देनी पड़ती है, ठीक है जी। डेट्स आपने असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है। जब आप असाइनमेंट मुझे सेंड करेंगे तो उसके बाद आपका इसके ऊपर एक लेक्चर और होगा और उसके बाद जो है वो आप इसको देखेंगे। एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन आपने बुक्स भी पढ़नी है और एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन की भी एक मुझे स्लाइड बना के आपने सेंड करनी है, ठीक है। एक समरी उसकी जो है मुझे लिख के आपने सेंड करनी है। डेट्स इट, अल्लाह हाफिज़।